स्वागत है आपका टीवी 100 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित और यूपी में छिड़ा पोस्टर वार। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स के नए दौर में पहुंच गई है, जहां शब्दों की जगह अब दीवारों और होर्डिंग्स पर लिखी गई सियासी भाषा सीधे तौर पर राजनीतिक टकराव का संकेत देती नजर आ रही है। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लगाए गए लेकर ये पोस्टरों ने पूरे राजनीतिक माहौल को गर्मा दिया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाए गए पोस्टर, जिनमें तीखे और तंज भरे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उन्होंने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब राजनीति का मैदान भाषणों से निकलकर पोस्टरों और नारों तक सीमित होता जा रहा है, और क्या यही आने वाले 2027 के चुनावी समीकरणों की झलक है। इस पोस्टर वॉर की शुरुआत उन घटनाओं के बाद मानी जा रही है जिनमें विभिन्न स्थानों पर अखिलेश यादव का पुतला जलाए जाने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद जवाबी सियासत ने नया रूप ले लिया और अब समर्थक और विरोधी दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर पोस्टर और बयानबाजी के जरिए निशाना साधते दिखाई दे रही हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह पोस्टर पॉलिटिक्स केवल राजनीतिक अभिव्यक्ति का एक तरीका है, या फिर ये यूपी की राजनीति में गहराते टकराव और बढ़ते तनाव का संकेत है, और क्या आने वाले दिनों में ये विवाद और तेज होकर किसी बड़े राजनीतिक संघर्ष में बदल सकता है। इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस खास रिपोर्ट को देख लीजिए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर अचानक लगाए गए एक बड़े पोस्टर ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है, जिसे सपा नेता मोहम्मद इखलाक द्वारा लगाया गया बताया जा रहा है। और इस पोस्टर में जो भाषा इस्तेमाल की गई है उसने सियासी टकराव को और भी ज्यादा तीखा बना दिया, जहां लिखा गया है कि पुतला जलाकर सोकर रोक दोगे रफ्तार, अखिलेश तो आंधी है ले जाएगा सरकार, और साथ ही जले पुतले जले अरमान, फिर भी छा गया अखिलेश का नाम, जिसने सीधे तौर पर राजनीतिक विरोधियों को जवाब देने का संकेत भी दिया है। सपा दफ्तर के बाहर नया राजनीतिक पोस्टर, अखिलेश यादव को लेकर तीखे राजनीतिक संदेश। पोस्टर में सरकार पर सीधा राजनीतिक हमला, विरोध और समर्थन में बयानबाजी तेज हुई। 2027 चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म। इस पूरे पोस्टर विवाद के पीछे हाल ही में हुई उन घटनाओं को मुख्य कारण माना जा रहा है, जिनमें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला अलग अलग स्थानों पर जलाए जाने की खबरें सामने आई थी, जिसके बाद सपा समर्थकों ने इसे राजनीतिक अपमान के रूप में देखते हुए पोस्टर के जरिए जवाब देने की रणनीति अपनाई। और यही वजह है कि ये पूरा मामला अब केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित न रहकर एक बड़े राजनीतिक संदेश में बदल गया है। पुतला दहन से शुरू हुआ सियासी विवाद, अखिलेश यादव का पुतला कई जगह जलाया गया। घटनाओं के बाद सपा समर्थकों में नाराजगी बढ़ी, पोस्टर के जरिए दिया गया राजनीतिक जवाब। विवाद में यूपी की राजनीति गर्मा दी। 2027 चुनावी माहौल से जुड़ता दिख रहा मामला। सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में कई स्थानों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला जलाए जाने की घटनाएं सामने आई थी, जिसके बाद राजनीतिक माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। और इससे पूरे घटनाक्रम के बीच ये भी चर्चा तेज हो गई कि पुतला दहन के दौरान हुई राजनीतिक हलचल के बाद कुछ नेताओं की मुलाकात को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन दावों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं की गई। अखिलेश यादव का पुतला कई जगह जलाया गया। घटनाओं के बाद सियासी तनाव और बढ़ा, विरोध और समर्थन में बयानबाजी तेज हुई। मामला राजनीतिक विवाद का रूप ले चुका है। सोशल मीडिया पर भी चर्चा लगातार जारी। पूरा मुद्दा अब चुनावी सियासत से जुड़ा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स और आरोप प्रत्यारोप के नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है, जहां हर बयान और हर पोस्टर आने वाले 2027 के चुनावी समीकरणों की दिशा तय करने की कोशिश करता नजर आ रहा है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सियासी गर्मी आगे किस हद तक जाती है।
तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश शुक्ला, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। मोहम्मद आसिफ, सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी स्वागत है सर टीवी 100 पे। सबसे पहले मैं राजेश जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या ये जो पोस्टर वॉर चल रहा है और ये एक के बाद एक लोगों को मात देने की कोशिश है कि बीजेपी समाजवादी पार्टी को मात दे, समाजवादी पार्टी बीजेपी को मात दे, क्या 2027 का ये चुनाव ये करीब आ गया है? ये यही संकेत दे रहा है? देखिए, नमस्कार। आपको भी नमस्कार, आपके चैनल के सभी दर्शकों को और मेरे जितने साथी इस डिबेट में जुड़े हैं, आप सबको भी मेरा नमस्कार है। राजनीति अब एक ऐसा मार्ग पकड़ रही है जिसमें मोहब्बतें खत्म हो रही हैं, नफरतें ज्यादा बढ़ रही हैं। तो जो नहीं होना चाहिए, राजनीति उस दौर में है और हमारी चिंता ये है कि इसको सही रास्ते पर ले चलने की जिम्मेदारी भी सबकी है। पुतला दहन करना ये राजनीति का एक हिस्सा है, पोस्टर बार भी एक हिस्सा है। अब जो चर्चा शुरू हुई है वो बंगाल चुनाव से शुरू हुई है और मेरे साथी जो जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के, वो बंगाल से इसको जोड़कर देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बंगाल में जो समाजवादी पार्टी को मेहनत करनी चाहिए थी, ममता जी का साथ देना चाहिए था, वहां जाकर उस पर वहां साथ देना चाहिए था। अब उनकी पराजय से अगर सीख ले लें, जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक जो लाइन है, बूथ पर के कार्यकर्ता है, हर जगह उन्होंने एक लाइन खींच रखी है, उस लाइन से बड़ी समाजवादी पार्टी को अपनी लाइन करनी पड़ेगी अगर चुनाव जीतना चाहते हैं। एक और दूसरा यह है कि हमें पिछले चुनाव से 2022 से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सबक लेना चाहिए कि उस समय सवाब था, एकदम शिखर पे था और ऐसा लग रहा था इस बार सरकार आ रही है, किंतु क्या हुआ, पोस्टर बार ने कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए, कुछ धार्मिक उन्माद फैलाए गए और उससे पासा पलट गया। तो भारतीय जनता पार्टी आयु में समाजवादी पार्टी से केवल 12 साल बड़ी है। उसकी स्थापना माननीय मुलायम सिंह जी ने करी है और उनकी अटल जी ने करी, तो केवल 12 साल आयु में फर्क है। आज उनका प्रदर्शन देखिए कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कितने प्रांतों में है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ही लड़ रही है। तो जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उसके नेता हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए कि हम अपने दल को मजबूत करने के लिए इस पोस्टर बार से, इस पुतला दहन से बाहर निकलकर एक ऐसी रणनीति बनाएं कि भारतीय जनता पार्टी जिन नीतियों से हमको हरा रही है उसको कैसे जीते। तो क्या मोहम्मद आसिफ जी, क्या ये राजनीति सिर्फ इतना रह गया है कि पोस्टर वॉर हो, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया जाए, देखने को मिले, या जमीनी स्तर पर कार्य भी बहुत जरूरी है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद और सभी दर्शकों को, और बड़े अच्छा बोले हमारे भाई को भी नमस्कार, सभी को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लेकिन मैं ये कहूंगा, बात बहुत अच्छी बोली है कि पोस्टर वॉर और पुतला फूकना ये महज एक बहुत पुरानी रिचुअल्स, ये बहुत पुरानी परंपरा हो रही है। इससे वैसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई नेता मान लीजिए किसी का पुतला फूकता है तो उसकी छवि में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अखिलेश जी का पुतला फूके या मोदी जी का पुतला फूके, इनसे एक रियल लाइफ में कोई लेना देना किसी चीज का नहीं होता है। और रही बात बंगाल चुनाव से अफरा तफरी या माहौल बिगड़ने की या किस तरह की, देखिए बंगाल के चुनाव में और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जमीन और आसमान का अंतर है। वहां समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही थी, तो न ही समाजवादी पार्टी ने वहां संगठन के लिए कभी काम किया। ये बात सत्य, हमारे भाई ने अभी बहुत अच्छा बोला कि भाई भाजपा जहां लगभग पूरे देश में फैल चुकी है और समाजवादी पार्टी एक प्रदेश में एक दायरे में रह कर निपट चुकी है। लेकिन हम इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हाँ, हम अपना उत्तर प्रदेश को मजबूत करेंगे, उत्तर प्रदेश के बाद ही हम फिर कहीं अन्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की या केंद्र में साझेदारी लेने की बात करेंगे। बड़ी अच्छी बात तो यह है कि जो बंगाल में चुनाव हुए हैं, इसका पूरा देश ने अपनी आंखों से देखा है कि वो किस बिहाफ पे, किस रणनीति के तहत या किस मकसद से ये लोग जीते हैं, कितने साधनों का इन्होंने गलत रूप से इस्तेमाल किया है। किस रणनीति के तहत जीते हैं? किस रणनीति के तहत? रणनीति मैम देखिए, आप जानते हैं कि ज्ञानेश कुमार जी जो हमारे देश के चुनाव आयुक्त हैं और हमारी जितनी भी जो एजेंसीज जो हमारी देश की सुरक्षा करती हैं, सारी 2.5 लाख सुरक्षा को इन्होंने बंगाल में लगा दिया। देश के सारे इनके जितने भी एक तरह के एजेंट के रूप में काम करें, जितने IAS IPS हैं, सबको इन्होंने बंगाल में लगा दिया। तो गलत था? जो गलत था? नहीं, गलत नहीं मैम। देखिए, उन्होंने वहां के चुनाव को डुबाया है, जनता को दर्शाया। और आप चुनाव पोलिंग वाले दिन देखिए कि उन्होंने लोगों को वोटिंग नहीं करने दी है कि आप लुंगी में हैं, आप लुंगी में वोट नहीं डाल सकते। ये नया इन्होंने नियम निकाल दिया। इस तरीके से मुस्लिम वोटों को ठीक तरीके से नहीं डालने दिया गया। दूसरी बात यह है, जो 2.5 लाख जवान इन्होंने बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में भेजे थे, मणिपुर में कभी नहीं भेजे।
या नागालैंड में जितने भी अब तक हिंसा बढ़ गई वहां कभी नहीं भेजे, या जितने भी वो भी देश का हिस्सा है उसमें कभी इस तरह की इन्होंने सुरक्षा को मतलब इतना सीरियस नहीं लिया। अब चूंकि बंगाल में चुनाव था तो बंगाल में इन्होंने बड़ी शिद्दत से बड़ी राजनीति, पूरा केंद्र का कैबिनेट और न जाने कितने प्रदेश तो के आसिफ जी, बंगाल में उस तरीके से वायलेंस भी तो देखने को मिलती है। नहीं मैम, उससे ज्यादा मणिपुर में नहीं, आप डेटा उठा लीजिए। मणिपुर में कहीं ज्यादा वहां से हिंसा बढ़ चुकी है। और आप एक महिला है स्वीटी जी, क्योंकि आप देखे होंगे कि महिला को वहां नंगन करके मारा गया था, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया था और अभी तक भी किसी तरह की वहां कोई कंट्रोलिंग नहीं रही है केंद्र सरकार की। ये बिल्कुल विफल रहे हैं इस पे। अब चूंकि बात बंगाल चुनाव या उत्तर प्रदेश की हो रही है, मैं उस पर वापस आता हूँ। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, बंगाल का चुनाव उत्तर प्रदेश से चुनाव से जोड़ के नहीं देखा जा सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग 55 विधायक ऐसे हारे हैं जो 1000 या 2000 या 3000 वोटों के अंतर से हारे हैं। यही 55 विधायक अगर समाजवादी पार्टी के जीत जाते तो शायद आज समाजवादी पार्टी आपके जवाब ले लेते हैं। शिव सिंह भारती जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है सर आपका टीवी 100 पे। ये जो चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है बंगाल चुनाव से, उसके बाद से क्या विपक्षी नेताओं पर तीखे पोस्टर जो लगवाए जा रही है वो डर की राजनीति है या लोकतंत्र की राजनीति है? देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दिल्ली के भाग से फीता टूटने का इंतजार कर रही है और अभी जो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का कोई मतलब नहीं है पश्चिम बंगाल के चुनाव से, इसलिए इनसे पूछिए कि पूरा विपक्ष पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर था और 100% इनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे और मुख्यमंत्री वहां बन जाएंगे, उत्तर प्रदेश में इनका माहौल बन जाएगा। और वो माहौल चूंकि जैसा उन्होंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो घिसियानी बिल्ली खप्पा नौतो जैसा मतलब मामला हो गया। और निश्चित तौर पर मानिए कि समाजवादी पार्टी के नेता आज हताश और निराश है। उनको लग रहा है अरे ऐसा क्या करे, कौन सा झूठ प्रोपगंडा ऐसा फैलाए जिससे कहते हैं कि नहीं पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुआ वो चुनाव बड़ा विवादित चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर करके और चुनाव जीत लिया है। जबकि इतना बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, वहां जनता ने इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी स्वीकार किया। आप निश्चित तौर पर देखिए, वहां जो आप जितने भी टीवी चैनल्स हैं अगर उनके संवाददाता किसी आम जनता से वहां बात कर रहे हैं तो उनका दर्द निकल के आ रहा है। 15 सालों में वहां पर किस तरह से आम जनमानस को वहां परेशान किया गया, किस तरह से सिर्फ एक वर्ग के लोगों की सरकार रही और उन्हीं के लिए काम किया गया, इस तरह से बांग्लादेश के लोगों को वहां पर नागरिक बनाकर उनको वोटर बनाकर अवैध रूप से चुनाव जो है होता रहा। आज इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का कृत्य किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जो लड़ा है चुनाव आयोग की सक्रियता के कारण जिस तरह का परिणाम आया है। पर वो तो सवाल चुनाव आयोग पे ही उठा रहे हैं सर जी, सवाल तो चुनाव आयोग पे भी उठा रहे हैं। नहीं वो ये तो इनका रटा रटा बयान है। मैं कह रहा हूँ आज आप फिर इनकी रिकॉर्डिंग इनको चेक कर लीजिए और 2027 का जब रिजल्ट आएगा तब भी ये बोलते मिलेंगे कि चुनाव आयोग ने ऐसा कर दिया और ईवीएम ऐसी थी और ऐसी थी। ये इनका रटा रटा बयान है। ये अपनी समीक्षा खुद नहीं करते और ये भी नहीं देखते कि हमारे तथ्य किस प्रकार के हैं, हमको जनता क्यों नहीं स्वीकार करी। ये आप चिंतन का इनका विषय है। ये चुनाव आयोग से करे आप चिंतन करे, भारतीय जनता पार्टी आप चिंतन करे और चुनाव आप चिंतन करना है इनको विपक्ष को। लेकिन विपक्ष की सब बातों को दरकिनार करते हुए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जबकि इतना बड़ा मैंडेट मुझे लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो जनता ने दिया है उसको इनको स्वीकार करना चाहिए और इनको आगे की रणनीति बनानी चाहिए जो इनके पास है नहीं। ठीक है, आसिफ जी जवाब दे दीजिए, फिर राजेश जी आपके पास आऊंगी। रणनीति बनाने में भाजपा बड़ी माहिर है। पहले इन्होंने हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ की फंडिंग करके बाबरी मस्जिद के लिए तैयार करा ताकि पूरे देश में एक माहौल खराब हो सके। जबकि मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि अब हमारी जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, अब हम किसी तरह की कोई बाबरी मस्जिद नहीं चाहते हैं। कोई भी मुसलमान नहीं चाहता देश में वापस दंगे हों, कोई भी मुसलमान नहीं चाहता वापस फिर बाबरी का नाम लेकर के फिर दोबारा पूरा देश को आग में झोंका जाए। हम कहते हैं जो हो गया सो हो गया, सब खत्म कर दीजिए। हमारे पास बहुत सारी मस्जिदें हैं, हमारी हर गली मोहल्लों में हमारी मस्जिद है, हमारे घरों में हम अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। फिर इन्होंने हुमायूं कबीर को एक तरीके से सेटअप किया। सेटअप के बाद फिर ओवैसी जी को इन्होंने उसके साथ टाई अप कराया। फिर उसकी किसी तरह से एक वीडियो वायरल हो चुकी। वीडियो वायरल होने के बाद फिर उनको बंगाल की जनता ने उसको दलाल और धोखेबाज, फिर भी वो एक ही इंसान दो विधानसभा सीटों से एक साथ जीत जाता है, बड़े अच्छे अंतरों से जीतता है, जबकि उनका ना जनता में कोई क्रेज था। अब हम ये तो बार बार ये नहीं कहेंगे कि चलो ईवीएम का हैक थी, लेकिन इनका पूरा सेटअप था। एक महिला मुख्यमंत्री को हराने के लिए लगभग 15 प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां थे, पूरा केंद्र कैबिनेट था। सर वोटिंग होती है, कौन देता है वोट? मैम जो वोट मान लीजिए एक समुदाय को वोट डालने दिया, दूसरे समुदाय को वोट डालने दिया, तो ऐसे कैसे जीत जाएंगे? वीडियो है आपके पास? वीडियो है आपके पास? मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप करता हूं। मैं आपको पर्सनली क्यों करेंगे सर? यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखाइए।
सबूत चलिए दिखाइए। मैं एक चीज ये कहना चाह रहा हूँ हाँ। आपसे। अभी एक हमारे बुजुर्ग मुस्लिम थे, वो लुंगी में थे, वो अपनी बेगम के साथ वोट डालने गए, तो वहां जो भी मतलब सेंट्रल की एजेंसीज थी, उन्होंने कहा आप लुंगी में आप वोट नहीं डाल सकते। जबकि 15 सालों से अब वही कोई आदमी अगर हाफ पैंट में मतलब नोएडा में या कहीं भी वोट डालने चला जाएगा तो उसको कहीं इस तरह का कोई नॉर्म्स या नियम नहीं है कि भाई वोट नहीं ठीक है डाल सकता। राजेश जी, क्या लगता है जो बंगाल में जीत हुई है बीजेपी के लिए, ये विपक्षी पार्टियों के लिए हजम करना बहुत वो भारी कठिन हो गया है, या फिर ये पूरा समीकरण जो दिखाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं, आप चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है तो क्या कहीं ना कहीं आपको अंदाजा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्षी दलों के ओर से ये कहीं ना कहीं सच है? मोहम्मद आसिफ साहब ने कुछ बातें कही हैं, ये पहले तो स्वीकार करना चाहिए। जो जनता का निर्णय है सभी राजनीतिक दलों को स्वीकार करना चाहिए। और अगर बंगाल में चुनाव जीत गए हैं अर्धसैनिक बलों के कारण, अगर बंगाल में चुनाव जीत गए हैं ईवीएम के कारण या कुछ ऐसा करने के लिए, तो फिर राहुल गांधी का स्टेटमेंट आना चाहिए। केरल के बारे में भी बोलें कि केरल में क्यों नहीं हो गया ऐसा। अगर बीजेपी ये करके बंगाल जीत गई है तो केरल भी जीत जाती, वहां तो ऐसा नहीं हुआ। तो जहां पर जो हुआ, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय बंगाल में संघर्ष किया। बाकी दल की सरकारें 1977 के बाद कोई राष्ट्रीय पार्टी वहां पर सत्ता में आई है 1977, और एक लंबी लड़ाई लड़ी कई बार। और वहां हम लोग देख रहे थे अराजकता का माहौल टेलीविजन पे दिख रहा था, समाचार पत्रों में दिख रहा था, कई बार घटनाएं हुई, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो चाहे जो भी दल हो, अगर आप कह रहे हो कि वहां पर उन्होंने 15 मुख्यमंत्री लगा दिए, आसिफ जी, अगर आप केंद्र में होते और आपकी 15-20 प्रांतों में सरकार होती, क्या आपके मुख्यमंत्री नहीं जाते? अगर आपके पास उतने कार्यकर्ता होते, उतना संसाधन होता, उतने प्रचारक होते तो सबके जाते। मैं दल का होता तो मैं भी भेजता। स्वीटी जी हैं, अगर ये किसी राजनीतिक दल से होती तो ये भी भेजती। तो ये बात कोई आरोप की नहीं है कि उन्होंने इतने लोग भेज दिए, उनके पास प्रचारक ज्यादा है, उन्होंने प्रयोग किया। सर आपने शायद मेरी बात अधूरी सुनी, मैं माफी चाहूंगा आपके बीच में बोल रहा हूँ। मैंने कहा था कि हम ईवीएम को ब्लेम नहीं करेंगे, मैंने ये नहीं कहा था कि ईवीएम ने हैक किया। मैं बता रहा हूं, मेरी बात सुने, मैं आपको भी सुनूंगा। उसके बाद दूसरी बात है कि वोट प्रतिशत बढ़कर लोगों ने वोट डाले, ये बता रहा है कि वहां पर मतदान में कोई बाधा केंद्रीय बलों के द्वारा नहीं पहुंचाई गई, लोगों ने खुलकर मतदान किया, एक ये भी प्रमाण है। तो इसको भी स्वीकार करिए। बंगाल में जो तीन टर्म रहे ममता जी के, उनसे लोग नाराज थे। वहां की राजनीति में कल मैं टीवी पर देख रहा था कि सचिवालय के लोग जश्न मना रहे हैं कि सरकार बदल गई वहां पर। तो ये एक कारण है, और इस पर मंथन करिए। अगर आप राजनीति में आगे जाना चाहते हैं तो अपनी कमजोरियां तलाश करिए, दूसरे की जो मजबूती है उसको कमजोरी मत बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, क्या गलत हुआ? पोस्टर वार चल रहा है, पोस्टर वार लगाइए। इस पर कहीं किसी को इस पे आप सर, मैंने आपसे सबसे पहले यही से शुरुआत की थी कि हमारा बंगाल चुनाव से यूपी चुनाव का कोई कनेक्शन नहीं है। अखिलेश यादव के चुनाव पे इस पे किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये मेरे शिव भारती जी हैं, इनसे भी मैं एक बार यही कहना चाहूंगा कि जो भाजपा सोच रही है कि बंगाल के चुनाव के बाद यूपी के चुनाव पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यूपी के चुनाव के लिए कितने तैयार है समाजवादी पार्टी? यूपी के चुनाव के लिए कितने तैयार है समाजवादी पार्टी? ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि जो बंगाल चुनाव हारे हैं तो इससे हमने अपनी कमर और कस ली है। इसलिए आपने आईपैक के साथ डील कैंसिल कर दी है? आसानी से लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। जहां हमें लगता था कि भाई हम बहुत आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, अब हमें और मेहनत करने की जरूरत है। और हमने सोचा है कि हमें भी वापस अपने संगठन से लेकर के अपने नेताओं पे और जमीनी क्षेत्र पे हमें और कमर कस लेनी चाहिए। ये हमारे लिए एक बड़ा ऊपर वाला जो करता है हर जगह अच्छा ही करता है कि ठीक है जो होना था वो तो हो गया, लेकिन हमने इससे एक नई सीख ये ली है कि इतनी आसानी से जो हमें लगता था कि चुनाव जीत जाएंगे, हमें उसके लिए और मेहनत करनी चाहिए। ऑफकोर्स हम उसके लिए मेहनत करेंगे। और सर मेहनत की उसके बाद भी हार गए तो फिर वही बोलेंगे आप जबरदस्ती चुनाव जितवाया गया? उसका तो कुछ है नहीं मैम, देखिए नहीं हमने कब ब्लेम करा कि ईवीएम या हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी नाम स्क्रीन पर लिखा हुआ रहा आस्था जी, तो मैं इनको एक रिप्लाई करूंगा कि देखिए हम पार्टिकुलरली किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ये जो होना था वो हो गया। और मैंने इस पे कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी उनकी रणनीति रहती है, और अगर भाजपा इतनी स्ट्रांग है तो और भी अदर स्टेट में चुनाव हुए हैं, वहां उनका कोई इतना खास प्रभाव नहीं रहा सिवाय असम के। और असम के मुख्यमंत्री पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चित हैं क्योंकि उनको खासकर एक समुदाय को टारगेट करना होता है, मुसलमानों को गाली देनी होती है। ठीक है शिव जी, क्या रियलिटी है कि ये पोस्टर वॉर सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति है या माहौल गरमाने की कोशिश कर रही है बीजेपी?
निश्चित तौर पर देखिए पोस्टर बाजी ये आता नहीं है, राजनीति में पोस्टर और इस तरह का सब होता रहता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि नकारात्मक राजनीति से को छोड़ के सकारात्मक राजनीति की तरफ बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने अगर नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, तो आप सबकी बात करिए। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी कह दे, आसिफ जी की पार्टी भी मुझे लगता है कि अनवर तो यही कहती रहती समाज की भारतीय जनता पार्टी आएगी यहाँ तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मुसलमान इस देश से बाहर हो जाएगा, मुसलमानों पर अत्याचार होगा। मुझे लग रहा है कि आज की डेट में जितनी भारतीय जनता पार्टी की रीतियां नीतियां जितनी भी योजनाएं चल रही है उसमें मुस्लिम समाज भी बढ़ चलकर उनको भी उनकी भी भागीदारी है, उनकी भी सरकार ने भागीदारी सुनिश्चित की है। जितना भी लाभ अगर किसी और वर्ग के व्यक्ति को मिल रहा है उतना ही मुस्लिम समाज को भी मिल रहा है। तो ऐसा पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं होता? ऐसा समाजवादी पार्टी सरकार रही तब क्यों नहीं हुआ? एक वर्ग को, इतना बड़े वर्ग को आप टारगेट कर देते हैं। वहां पर मैं पहले कह रहा हूँ कि वहां पर मंदिरों में पूजा करने से रोक दे रहे हैं आप, और उसके बाद भी आप समझिए कि कितनी बड़ी घटना है कि वहां पर कांग्रेस के कार्यालय में टीएमसी के लोगों ने वहां पर ताला डाल के रखा था, उन्होंने उनके कार्यालय पर भी कब्जा कर लिया। किसी तरह का लोकतंत्र नहीं रह गया। अगर आप उनका, और उसके बाद भी अखिलेश यादव ऐसी जो ये कह रहे हैं महिला के लिए 15 लोग चले गए, एक महिला इस तरह का कृत्य कर रही है आप समझिए। और उन्होंने जितने भी कार्यालय वहां पर कोई भी अपने कार्यालय में बैठने की स्थिति में नहीं है, सारी जगह पर उनके अराजक तत्वों ने ताला डाल के उन पर कब्जा कर रखा है। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर लोकतंत्र अगर खतरे में आ जाएगा और जनता देखेगी तो निश्चित तौर पर बदल जो मैंडेट मिला है इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अगर देश प्रदेश में कहीं और अगर लोगों ने देखा है तो पश्चिम बंगाल भी उन्होंने स्वीकार किया है। और भारतीय जनता पार्टी का तो निश्चित तौर पर यहाँ पर सरकार है, और मुझे लग रहा है कि जितने दिन से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, एक भी दंगा किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति को प्रताड़ित करने की कोई घटना सामने इसका जवाब आसिफ जी दे देंगे। इसका जवाब आसिफ जी दे देंगे। ठीक है आसिफ जी। शिव भारती जी, मैं आपको एक याद दिला दूं, हमारे देश के गृह मंत्री जब होते हैं तो पूरे देश के गृह मंत्री होते हैं, वो खासकर किसी एक समुदाय या एक जाति धर्म के नहीं होते हैं। और अभी हाल ही में उन्होंने एक सदन में एक स्टेटमेंट दिया था जब इनको अपना सीटें बढ़ानी थी और महिला आरक्षण 33% देना था, तो उस पर इन्होंने ये बोला था कि इस आरक्षण से मुस्लिम महिलाओं को बाहर रखते हैं। तब कहाँ ये चला गया था आपका स्टेटमेंट कि भाई सबका साथ सबका विकास? क्या मुस्लिम महिला अपने अधिकारों से वंचित रहेंगी? ये आपका मतलब विकास है? या मुस्लिम महिला मतलब लोकतंत्र के हिस्से का हिस्सा नहीं है? या संविधान में उनके लिए कोई बराबर? आसिफ जी भटकाने का प्रयास नहीं करिए। अमित शाह जी ने क्या कहा था, किस चीज को कोट दिया था, आप एक बार उनका बयान फिर सुन लीजिए। उन्होंने क्या कहा था? अखिलेश यादव जी की बात को उन्होंने रिपीट करते हुए कहा था, उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज का भी आरक्षण होना चाहिए। जब अखिलेश जी ने कहा था मुस्लिम समाज का आरक्षण आप रखिए, तो अमित शाह जी ने कहा था नहीं इस आरक्षण से हम उसके लिए बाहर रखते हैं। और आपका जो आपका जियो भी था, ये देखिए गलत आसिफ जी बयानबाजी मत करिए। इस तरह का किसी भी तरह का अमित शाह जी का बयान अगर मैं कह रहा हूँ फिर चला दे, वो पूरे देश में। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह से परगलाने की राजनीति मत करिए। अमित शाह जी ने कहा सारी सीटों पर मुस्लिम समाज की महिलाओं को लड़ा दो, किसने रोका है? किसी ने रोका नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम महिलाओं को देंगे 2027 में कितनी जगह पर मुस्लिम नेता अगर भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम महिला को टिकट देंगे आप 2027 में? आप बताइए कितनी जगह मोहम्मद आसिफ जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी वोट कर देंगे? आप देखिए है क्या ना चुनाव। ठीक है क्या राजनीति है मुस्लिम महिलाओं को लेकर और महिलाओं को लेकर? राजेश जी बनती जो जहाँ से चाहता उसको टिकट दिया जाता। नहीं आप ये बताइए 1% भी महिला को? राजेश जी जो आरोप लगाए जा रहे सही है? आसिफ जी और शिव सिंह भारती जी, मैं दोनों से एक बात कहना चाहता हूं कि आसिफ जी ने बहुत बार कोट किया कि एक महिला के लिए चुनाव लड़ने के लिए इतने नेता भेजे, और वो आपसे भी पूछ रहे हैं कि आप कितनी महिलाओं को टिकट देंगे। तो मैं बात का जवाब मैं दे दूं, सिंह भारती जी नहीं दे रहे हैं। अभी कई महिलाएं जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिन 4 महिलाओं को टिकट दिया है उसमें एक महिला वो जीती है जिसकी बेटी से बलात्कार हुआ बंगाल में, उसकी हत्या हुई। और एक महिला देख रहा था वो जीती जो 2,500 रुपए वहां पर बर्तन धो रही थी। वो विधायक तो महिलाओं के उत्थान के लिए अगर आप ऐसे कहोगे तो शिव सिंह भारती जी भले देर से जवाब दे रहे हैं, लेकिन देश पूरा जान रहा है। नहीं, लेकिन सुनिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ऑडियो प्रॉब्लम होगी। वो मुस्लिम महिलाओं की बात कर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम महिलाओं की बात नहीं, उन्होंने नहीं मुस्लिम तो नहीं, मुस्लिम महिलाएं तो इनके लिए मैटर करती ही नहीं है। मुस्लिम महिलाओं की बात हो रही है राजेश जी। आप सुने, मैं अपनी बात पे आ रहा हूँ। हाँ,
जो महिला को हराने की बात थी वो उस महिला पर आ गई। अब रही यहाँ टिकट देने पर, जो चुनाव आपने अभी हाल में पार्लियामेंट की कुछ सीटें समाजवादी पार्टी की बढ़ी, उसका दो कारण थे जो मुझे दिख रहे हैं। ये चुनाव तो नेशनल था, वो राष्ट्रीय चुनाव था और केंद्र के लिए सरकार बननी थी। उत्तर प्रदेश से एक क्षेत्रीय दल को सीटें बढ़ने का उसमें जो बड़ा मसला है, जिसमें आप अपनी सीट थपथपा रहे होंगे, वो बड़ा कारण मुझे ये लग रहा है कि उसमें जो जातिगत बात थी, जो आरक्षण पर लेकर एक माहौल बना प्रदेश में, उसको लेकर लाभ मिल गया समाजवादी पार्टी को। इसमें आप फिर से गौर करें कि अगर आप सोचेंगे कि मूल्यांकन करके आपने भारतीय जनता पार्टी से कार्यों की वजह से वो सीटें जीती हैं, तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं होगा। अभी जो चुनाव होने जा रहा है वो विधानसभा का है, इसकी परिस्थितियां दूसरी होंगी। इसमें अगर आप सही से अपनी मेहनत कर लेंगे, सही सवाल जवाब रख लेंगे खुद से, आप, मुझे लगता है कि भाजपा से पूछने की जगह समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए। और जो ममता बनर्जी जी को नुकसान, ठीक है राजेश जी, जब आप इतना बता रहे हो तो ये भी बता दीजिए कहाँ मजबूत होने की जरूरत है समाजवादी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जब मजबूत होती है जब इंशाअल्लाह या खुदा हाफिज होने लगता है। देखिए ये एक मजबूत कड़ी है, और जब वो इस चीज को पकड़ लेते हैं और ये लोग उनको दे देते हैं ऐसा मौका, तो यही हुआ। ममता बनर्जी को यही किया गया कि वो पूरे मंच पे घूम रही हैं, वो इंशाअल्लाह कह रही हैं और वो कह रही हैं, और ये मंदिर जाने लगे। तो अभी भी आपने जो प्रश्न किया कि मुस्लिम महिलाओं को कितना आप टिकट देंगे, तो अगर राजनीति करनी है तो हिंदू मुस्लिम से दूर हट जाइए, तब तो आपका भला होगा। भाजपा का तो बेस ही वो है ना, भाजपा का मेन प्लेटफॉर्म ही हिंदू मुस्लिम है, कहां से अलग हो जाएंगे? अगर ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो कैसे जीतेंगे? नहीं तो आपका प्लेटफॉर्म भी तो पीडीए है सर, आपका प्लेटफॉर्म भी तो पीडीए है सर। पहले आप मुझे बताइए, अगर ये भाजपा हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, मुसलमान, बाबरी मस्जिद, ये सब डिस्कस नहीं करेगी या इसका नारा नहीं देगी, तो हिंदू समुदाय में क्या वोट करेगा? आसिफ भाई, पाकिस्तान का डिस्कशन होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, आपको बिल्कुल विरोध होना चाहिए। पाकिस्तान अलग चीज है, इसको मुस्लिम और नहीं, मेरा कहना मतलब ये है, दुनिया में जी, हिंदुस्तान से कुछ मुस्लिम भाई पाकिस्तान को किसी बात के लेकर सपोर्ट करते हैं, यानी कि वहां पर तो उनको जेल में डाल देना चाहिए। हाँ, उनकी दिक्कत होती है। हाँ, उनको जेल में डाल देना चाहिए जो इस तरह का अपने देश विरोधी है। यानी कि आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करके ही आगे बढ़ रही है बीजेपी। नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई आदमी पाकिस्तान से भारत में रहेगा, महिला अधिकार उससे भी ऊपर है, महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। और अभी भाजपा लाई तो आपने उसमें विरोध कर दिया। ठीक है शिव जी, देखिए मैंने अभी आपने मेरे सवाल को दबा दिया है अपने जवाब देने के चक्कर में। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप इतना महिला हितैषी हैं, उत्तर प्रदेश में 2000 लगभग 10 महीने बाद चुनाव है, इस चुनाव में आप कितने प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देंगे, कितने प्रतिशत मुस्लिम महिलाओं को टिकट देंगे? शिव जी बताइए शिव भारती, 1% दे सकते हैं मिनिमम? अरे सुन लीजिए आशीष जी, सुन लीजिए, हम इसी तरह का अगर आप प्रश्न करेंगे तो आप जो उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। निश्चित तौर पर जो मुस्लिम महिलाओं की बात करो, महिला है, अब महिलाओं को परस्पर टिकट दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अभी जिस तरह राजेश जी ने कहा ना, पश्चिम बंगाल में भी दिया, बिहार में भी दिया और दिल्ली में दिया, तो दिल्ली में हमने मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन अगर आप उसको हिंदू मुस्लिम से जोड़ कर देखेंगे तो आगे मतलब जवाब नहीं दे पाएंगे आप। अरे आसिफ जी, अरे बात तो सुन लीजिए, जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके जैसा जवाब आप जैसा चाह रहे वैसा नहीं दे पाएंगे निश्चित तौर पर। लेकिन जो जीत कर आएगा उसको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी निश्चित तौर पर। और जो जीत के आएगा, मुस्लिम महिला होगी तो उसको भी देंगे, जो महिला होगी वो जीत के आएगा। आप मुस्लिम और समाज और दलित और ये सब महिलाओं का ना करिए जी। आप कह रहे हैं जो जीत के आएगा वो उसको टिकट देंगे, तो मतलब जीतने बाद टिकट क्या करें? आप टिकट ऐसे दे देते हैं, जो नहीं जीत रहा चाहे मुस्लिम महिला हो या हिंदू महिला हो, समान सबको देखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े थे, शिव सिंह भारती जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े थे, और मोहम्मद आसिफ भी हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो यूपी में अब राष्ट्रीय पोस्टर वॉर साफ तौर पे नजर आ रही है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। ये माहौल कहां जाके रुकेगा और क्या 2027 के चुनाव पे इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, आने वाला वक्त साफ तौर पर यह बयां कर देगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए टीवी 100।